चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का है दैट इज डिग्री ऑफ एन एटम और ए ग्रुप। किसी एटम की डिग्री या किसी ग्रुप की डिग्री बतानी है। सबसे पहला है कार्बन। कार्बन के पास 4 वैलेंसीज हैं, ठीक है, 4 वैलेंसीज हैं। तो इन वैलेंसीज पे हम किस तरह से कार्बन लगा सकते हैं या कोई भी एटम लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे चारों पे हमने कार्बन लगा दिया तो ये 4 डिग्री हो जाएगा, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से हमने इस पे 3 पे कार्बन लगाया और एक पे हाइड्रोजन लगा दिया, दैट इज ये हो जाएगा CH3 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 और ये भी CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मिथाइल ग्रुप। आगे IUPAC नेमिंग में भी देखेंगे। और इसको Me से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। उसी तरह से कार्बन की 2 वैलेंसी से कार्बन लगा दी हमने, ठीक है, यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ पर H, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन आपका 4 डिग्री कार्बन हो गया। उसी प्रकार हमने एक वैलेंसी पे 1 कार्बन लगाया, सिर्फ इस बार हमने सिर्फ एक वैलेंसी पे कार्बन लगाया, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। उसी तरह से सेकंड है नाइट्रोजन का अमाइन। नाइट्रोजन का अमाइन कैसे बनता है, दैट इज NH3। ये अमाइन होता है। अब नाइट्रोजन की डिग्री निकालनी है, नाइट्रोजन की डिग्री निकालनी है। तो देखिए, नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसीज फ्री होती हैं और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास भी 3 वैलेंसीज फ्री होती है। उसी तरह से नाइट्रोजन पे भी हम कार्बन लगाते हैं, दैट इज CH3 Me को भी CH3 ही कहते हैं, Me। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की डिग्री कितनी हो गई, 3। उसी तरह से अगर हमने 2 जगह पे कार्बन लगा दिया इसके, दैट इज यहाँ कार्बन और हमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हो गया 2 डिग्री नाइट्रोजन। उसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट, तो अगर हमने एक जगह पे कार्बन लगाया तो हो गया 1 डिग्री नाइट्रोजन। ये क्या हो गया, 1 डिग्री नाइट्रोजन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज थर्ड। अब हमको निकालनी है अमाइड की डिग्री, CON। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अमाइड की भी डिग्री निकाली जा सकती है। कैसे, इसमें भी अमाइड में भी अलग अलग पहले नाइट्रोजन की डिग्री निकलेगी और कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं। ये क्या है, अमाइड, दैट इज CON ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप कहते हैं, अमाइड ग्रुप कहते हैं। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ एटम का डिस्कशन हो जाएगा। डिग्री ऑफ एटम में आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर OH, फिर हालाइड। इन तीनों की डिग्री के बारे में बात करते हैं। इन तीनों की डिग्री निकालने के लिए फॉर देम डिग्री ऑफ कार्बन दे आर attached to is their डिग्री। मतलब जिस डिग्री कार्बन से अटैच होंगे वही इनकी भी डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं, CH4 का एग्जांपल। अब ये कार्बन कौन सा डिग्री का है, 0 डिग्री कार्बन, इसकी कोई डिग्री नहीं है, तो 0 डिग्री कार्बन है ये। हाइड्रोजन भी 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 0 डिग्री हो जाएगा,
ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से एक हम लेते हैं ईथेन, इसकी नेमिंग हम बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम होता है वैसे ईथेन, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरे रूल्स से आप अपने आप नाम बना लोगे इसका, एक बार इसकी नेमिंग पढ़ लो। सो ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, और ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है, इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी। तो उन्हीं तरह से इन कार्बन की डिग्री 1 हो गई, तो उसी तरह से हाइड्रोजन्स की भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन की भी डिग्री, इस वाले हाइड्रोजन की भी डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं OH, CH3, CH2, OH। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी। तो इस OH की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री OH हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये 2 कार्बन से अटैच हो, वैसे इथाइल ग्रुप इथेन से बनता है, इथाइल ग्रुप, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, दैट इज इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बना C2H5, इसको हो जाएगा इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इथाइल ग्रुप लगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल। तो इसमें कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक H है, तो इसमें कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इसका और एक कार्बन इथाइल ग्रुप का। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, OH CH3 H CH3 CH2। ठीक है, तो ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से और 2 कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। ठीक है, सो इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2, और OH की भी डिग्री इस हिसाब से 2 डिग्री OH हो जाएगा। उसी तरह से हाइलाइट की भी डिग्री देख सकते हैं आप, जैसे कि हम ले सकते हैं C और इस पे हमने लगा दिया कोई हाइलाइट, ये कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। रेडियो एक्टिव वाला यहाँ पे हम नहीं लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इसमें देखते हैं, मैंने कार्बन इसके शो नहीं किए तो इसका बॉन्ड लाइन ही बनाते हैं हम, बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दिया इसका, मान लीजिए। सो इसमें देख सकते हैं आप कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो हाइलाइट भी कौन सा हो गया, 3 डिग्री हाइलाइट हो गया। तो इसी प्रकार से डिग्री ऑफ एटम और ग्रुप खत्म होता है। अब इसमें एक आध क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये, दैट इज CH3 CH2 N। कुछ केसेस में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बना सकता है, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बना सकता है। ये हो गया आपका ET, ये ET, ये भी ET, इथाइल। ET मैंने बता दिया था इथाइल ग्रुप है। तो अब इसमें सारे एटम्स की आपको डिग्री बतानी है। अब इसमें सबकी डिग्री बताएंगे आप, दैट इज कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री। अब नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, तो 4 डिग्री नाइट्रोजन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये इथाइल को हम थोड़ा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को, C हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, दैट इज C2H5 C2H5। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, इस कार्बन, ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच है, तो दोनों ही 1 डिग्री 1 डिग्री हो गए, इसमें भी दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री हो गए, इसमें भी दोनों 1 डिग्री और 1 डिग्री हो गए। सो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ये रिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब इस बेंजीन रिंग को पहले हम
ओपन करके लिखेंगे, एकदम सारे डबल बॉन्ड शो करके लिखेंगे, तभी हम इसकी डिग्री अच्छे से निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई एरर हो जाता है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए एक को बेंजीन बना देंगे। सो पहले हमने मान लीजिए इस पार्ट को बेंजीन बना दिया, इस पार्ट को भी बेंजीन बना सकते हैं आप, या इस, बट बीच वाले को बेंजीन नहीं बना सकते हैं। ये बीच वाला भी बेंजीन बन गया वैसे तो, अगर देख सके तो इस पार्ट या इस पार्ट को बनाएंगे आप तो ये बीच वाला भी बेंजीन बन जाएगा। चलिए देखिए, तो ये अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो हमको ये पोजीशंस और ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वैलेंसीज फुलफिल हो गई हैं, इस पोजीशन की और इस पोजीशन की। तो हमको यहाँ पे और यहाँ पे और ये यहाँ पर दो वैलेंसीज फ्री मिली, तो यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। इसी प्रकार से ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड लग नहीं सकता। तो अब यहाँ पर इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, यहाँ पर एक, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या लगा पड़ा है, Cl। अब देखते हैं सारे कार्बन की डिग्री कितनी है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, दैट इज एक कार्बन और दो कार्बन, तो 2 डिग्री। इसकी भी सिमिलरली 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने से अटैच है, दैट इज 3 डिग्री, 1 2 3, 3 डिग्री से 3 कार्बन से अटैच है। ये भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, 3 डिग्री। ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। इसी तरह से क्वेश्चन हो गया, समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज, हाँ इसका नेम आप लिख सकते हैं। ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या नेम है इसका, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज पीएच और ये OH लगा पड़ा है। सो इसका नेम है बीटा नेप्थॉल। अब मैं इस डबल बॉन्ड्स को एक्सपैंड करके ना भी लिखूँ तब भी आप डिग्री लिख सकते हैं, बट जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, दैट इज़ DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जो मैंने बताया था, तो उसको पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए कि कैसे इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं इस स्ट्रक्चर को। सो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अगर ये OH हटा दे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम बोलते हैं नैप्थलीन। क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। और जो भी कॉमन नेम्स बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। बीटा नेप्थॉल क्या करता है, ये काम आता है फॉर्मेशन ऑफ रेड एजोडाई में, रेड एजोडाई के फॉर्मेशन में काम आता है ये। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी जगह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये पड़ेगी बेंजीन रिंग। अब इस कार्बन पर तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, नहीं तो इसकी 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर और इसमें इन चारों में ऐसे डबल बॉन्ड आओ कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड लगे। मैक्सिमम डबल बॉन्ड कितने लग सकते हैं, 2। तो एक डबल बॉन्ड ऐसे लग गया, एक डबल बॉन्ड ऐसे लग गया। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। तो अब इसको देखते हैं, दैट इज इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। सिमिलरली ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अगर इस कार्बन की डिग्री 2 है तो इस क्लोरीन की डिग्री भी 2 होगी। उसी तरह से इस कार्बन की डिग्री 2 है तो इस OH की डिग्री भी 2 होगी। अब ये वाला कार्बन बचा, ये वाला कार्बन बचा, इसकी डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी और इसकी भी डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये
1 2 3 3 कार्बन से अटैच है। उसी तरह से ये वाला कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज N C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH2। इसमें कौन कौन से ग्रुप है? ये है आपका कीटोन, इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। वैसे जैसे ये दे रखा था आपका अमाइड ग्रुप, CON, इसकी वैलेंसी फ्री है, इसकी वैलेंसी एक फ्री है, तो इस ग्रुप को हमने बोला था अमाइड ग्रुप। उसमें अगर हमने CONH2 लगा दिया, इधर कुछ लगा हुआ है, दैट इज इधर पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है, सो CONH2 लगा दिया तो ये हो गया अमाइड, ये भी अमाइड हो गया, ठीक है, ये भी अमाइड हो गया। अब देखते हैं कीटोन ग्रुप ये है, इसमें सबकी डिग्रीज निकालने। तो इस कार्बन से कोई भी कार्बन साइज नहीं है, तो ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच है, दैट इज़ 1 2 3। ये हमने कार्बन शो नहीं किया बट है कार्बन यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन से 1 2 3 3 कार्बन अटैच है, इसलिए 3 डिग्री। इस कार्बन से 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री। इस कार्बन से 1 2 कार्बन अटैच है 2 डिग्री। इस कार्बन से भी 1 2 कार्बन अटैच है इसलिए 2 डिग्री। इस कार्बन से भी 1 कार्बन अटैच है इसलिए 1 डिग्री। अब इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है? 1 2, इसलिए 2 डिग्री। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, इसलिए 0 डिग्री कार्बन। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है? इस नाइट्रोजन से 1 कार्बन अटैच है इसलिए 1 डिग्री। इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी है? 1, इसलिए हाइड्रोजन की भी डिग्री 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन की भी डिग्री 1 हो जाएगी। इस नाइट्रोजन की डिग्री है 2, तो इस हाइड्रोजन की डिग्री भी 2 हो जाएगी, क्योंकि सेम डिग्री होती है। हाइड्रोजन की डिग्री, OH की डिग्री, मैंने बताया था, हाइड्रोजन की डिग्री, OH की डिग्री, हालाइड की डिग्री, इन तीनों की डिग्री हमको निकालनी है। तो ये जिस कार्बन से अटैच है, क्या हिंदी में लिखे तो जिस कार्बन से अटैच हैं वही इनकी डिग्री होगी। ये जिस कार्बन से अटैच है वही इनकी डिग्री हो जाएगी। सो फोर्थ क्वेश्चन में भी इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका DBE। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU। तो DU कह सकते हैं, इसको DBE कह सकते हैं, या फिर IHD कह सकते हैं। DBE मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। DB मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। IHD होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या होता है? DU होता क्या है? व्हाट इज DU? तो मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन चेन अल्केन। कितने मोल्स H2 रिक्वायर्ड होगा कि एक ओपन चेन अल्केन बन जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? DU। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, कैसे निकालेंगे DU। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला टू कैलकुलेट DU निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज C+1 माइनस H+X माइनस N बाई 2। C+1 माइनस H+X माइनस N बाई 2। या फिर एक सिंपल मेथड क्या कर सकते हैं, उसको तो हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, दैट इज C7H10 C15H16। जैसे इन दोनों का DU बताना है आपको। सो इसके लिए क्या करेंगे, हमें बनाना क्या है? इसको एक सिंपल चेन अल्केन बनाना है। तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये आपको याद होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो याद होनी चाहिए इसमें अब तक,
कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जब जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो मैं उसको समझाऊंगा अभी आपको कि जनरल फॉर्मूला निकाला कैसे, उससे फिर आप भी सारे जनरल फार्मूला निकालना सीख जाएंगे और तब आपको ये भी नहीं याद करना पड़ेगा। तब तो आपको जो मेथड मैं बताऊंगा उससे ही जनरल फार्मूला निकाल लेंगे आप। सो अभी के लिए क्या कर सकते हैं, याद कर लीजिए कि CnH2n+2 हो जाएगा अल्केन्स का जनरल फार्मूला। तो कार्बन उसी तरह से CnH2n+2 में अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो C7H2n दैट इज CnH2n+2 था, n की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो पुट कर दीजिए। n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज C7H16। इसको C7H16 बनाना है, इसको C15H32 बनाना है, ठीक है, इसको C15H32 बनाना है। सो इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है वो देखिएगा, दैट इज इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड ये तो 6 हैं। सिमिलरली इसमें कितने हैं, सिमिलरली को LLY से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरली का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, जो कि हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो इसमें कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, दैट इज 16 हाइड्रोजन है, हमें 32 चाहिए, यानी 32 माइनस 16 तो कितना हो गया, 16 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। बट मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड, अब ये तो मोल्स नंबर या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हो गया, इसको बेटर लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, बट हमको चाहिए मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड। मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड इन 1 और सेकेंड। सो मोल्स ऑफ H2 कितना चाहिए होगा फर्स्ट वाले में, मोल्स ऑफ H2 मुझे चाहिए होगा दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमको H2 चाहिए तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 आ जाएगा। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, किसी का अगर DU निकालना हो तो ये भी एक अच्छा ही प्रोफिशिएंट मेथड है। अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि और भी DU के केसेस आते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो 3D स्ट्रक्चर्स आएंगे, कुछ 3D स्ट्रक्चर्स का भी आपको DU निकालना पड़ेगा। तो 3D स्ट्रक्चर्स के लिए क्या करेंगे, मेथड 1 फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ फेसेस, उस 3D स्ट्रक्चर में कितने फेजेस होंगे, -1, नंबर ऑफ फेसेस उसमें से एक घटा दो। सेकेंड, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड डू इट अकॉर्डिंगली। तो पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, जैसे कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैंने चारों फॉर्मूले के बारे में लास्ट लेक्चर में बता दिया था किस तरह के फॉर्मूलेस होते हैं, क्या क्या होता है। सो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो और उसको इसी हिसाब से जैसे मैंने ये निकाला है या फिर इस फॉर्मूले से कर लेंगे आप, तो 3D स्ट्रक्चर्स के लिए ऐसे आ जाए। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कभी फ्रैक्शनल DU आ जाए, कभी DU आ जाए फ्रैक्शनल, तो वो आयंस का होता है, और उसी प्रकार से कभी DU नेगेटिव आ जाए, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है नेगेटिव DU। अब इसमें देखते हैं, अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर दिया हो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के DU कैसे निकालेंगे। अगर एक पाई बॉन्ड है तो DU हो जाएगा 1, अगर एक रिंग है तो भी DU कितना हो जाएगा, 1। कैसे हो जाएगा वो भी देखते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड C
एच 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 एच। इसका नाम है इथाइलिन, बट इसके नेमिंग भी बाद में हम सीखेंगे। पहले हम बेसिक्स देख रहे हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में, बेसिक में। सो अगर इस बॉन्ड को तोड़ दें तो सिंपल चेन अल्केन बन जाएगा। तो एक बॉन्ड तोड़ा हमने, इसलिए DU एक हो गया। उसी प्रकार से एक रिंग हमने ले ली, सबसे स्मॉलेस्ट रिंग, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का अगर हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, या फिर क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ दिया, या फिर नीचे वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ दिया तो उससे बन जाएगा अल्केन, और उसकी भी DU हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी भी DU 1 हो जाएगी। अब रिंग की DU, एक फिनाइल ग्रुप की, एक फिनाइल ग्रुप की कितनी होती है DU 4। एक फिनाइल ग्रुप की DU होती है 4, एक रिंग की होती है 1, और एक पाई बॉन्ड की DU होती है 1। ठीक है, तो एक फिनाइल ग्रुप की 4 कैसे हुई ये समझाता हूँ। ये है आपका बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। सो इसको हम क्या लिखते हैं? PHH। ठीक है, हमने बेंजीन में से क्या किया? रिमूव H फ्रॉम बेंजीन। हमने क्या किया? बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब हमने बेंजीन से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हुआ? ये बन गया PH। तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। तो इसका DU क्या हो जाएगा? एक रिंग का है और 3 है आपके डबल बॉन्ड्स। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 3 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक और मेथड है DU निकालने का। क्या है? एक तो पहला तो हमने बता दिया मैंने, फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला सही लगे वो फॉर्मूला से करे। दूसरा एक ये मेथड है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन है कंपाउंड में, तो नाइट्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को हटा के एक नाइट्रोजन भी हटाएंगे और एक हाइड्रोजन भी हटाएंगे कंपाउंड से। ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। हैलोजन हटा के एक हाइड्रोजन प्लस कर देंगे, एक और हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा तो क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के। तब तक आप नोट्स लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। DU के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, DU के मैंने कुल मिला के 63 क्वेश्चंस रखे हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन है CXHY। CXHY, इसका DU निकालना है और सारे ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। मैंने बेसिक्स थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद अब बढ़िया क्वेश्चंस पे आते हैं। CXHY की मैंने बात की थी शायद पहले भी। तो इसका फॉर्मूला हो गया C+1 माइनस H/2। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? दैट इज C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। C+1 की जगह X+1 हो जाएगा, X+1 माइनस H की जगह हो जाएगा Y। X+1 माइनस Y/2। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज C60। इसका नेम है बकमिंस्टर फुलेरीन। ये कहाँ मिलेगा आपको? ग्रुप 13-14 NCERT में, ग्रुप 13-14 NCERT P ब्लॉक में आपको मिलेगा ये।
क्लास 11th वाला ही चैप्टर है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो इसके लिए क्या करते हैं, C60 है, हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए, दैट इज़ 122 हाइड्रोजन चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, दैट इज़ 122/2, दैट इज़ 61। तो DU कितना आ जाएगा, 61। ये इसका DU है पिछले वाले का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दैट इज C3H6DT। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ट्रीट हाइड्रोजन आइसोटोप्स सेम एज हाइड्रोजन की तरह ही उसको ट्रीट करना है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें, C3H6 एक 7 और एक 8, C3H8, तो ये तो एकदम सही है। तो इसका DU कितना आ जाएगा, 0। इसका DU कितना आ जाएगा, 0। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, कुछ बहुत ही मस्त क्वेश्चंस है, कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस का डिस्कशन करना। सो उसका भी डिस्कशन करेंगे 4-5 क्वेश्चन, और बाकी सारे जो 50 क्वेश्चंस हैं, 53 क्वेश्चन, वो सब आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। pH, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है स्पाइरो, ये स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा बताया था मैंने एक बार PY की डिस्कशन, अगर देखा हुआ आपने। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH, CCPH, CH2, CN, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, PHCN। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन को हम चलिए डिस्कस भी करते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो फिनाइल रिंग, मैंने बोला था फिनाइल रिंग का 4 होगा DU, तो इसके लिए 4, इस फिनाइल रिंग के लिए भी 4, इसके लिए 2, तो 4 और 2 6, इसके लिए 6, 7, 8, 9, 10, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के लिए 2, ऐसे ही करना है आपको भी, मतलब थोड़ा जल्दी ही करना है। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। CH एक पहले ही बॉन्ड हो रखा है, मैं इसको पूरे पार्ट को P मान लेता हूँ, कुछ P मान लिया मैंने इस पार्ट को, या फिर Q मान लिया, क्योंकि P का यूज़ पहले भी हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है। Q मान लिया मैंने, ठीक है। CH और C इस पर PH लगा हुआ है, CH2 C, ये लीनियर ही होगा क्योंकि SP है हाइब्रिडाइजेशन, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, सो 1 2 3 यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी और इसकी भी, एक लोन पेयर तो है ही। सो इसका अगर हम DU निकालना चाहें तो 1 डबल बॉन्ड 2, और इसमें है 2 पाई बॉन्ड, कुल मिलाकर 4 पाई बॉन्ड हो गए, तो इसका DU 4 हो जाएगा। फिनाइल रिंग का DU भी 4 हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे 8 आ जाएगा। सो इस वाले पोर्शन का DU आ गया 8, इस रिंग का DU आ गया 2, क्योंकि स्पाइरो है ये, ठीक है। एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, स्पाइरो और बाईसाइक्लो में भी इन दोनों केस में DU होता है 2। साइक्लो जो होते हैं कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, उसमें DU 1 होता है। सो ये कुछ खास नहीं है, बट आप लिख सकते हैं, सच बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी। सो इसका DU हो गया 4, ये 2 रिंग का 2 हो गया, इसका 2 हो गया, 4 2 6 2 8 8 8 16 और 6 और, तो कुल मिलाकर इसका D हो गया 22। बोला, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन इसी तरह से डिस्कस करते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ 3D स्ट्रक्चर। एक 3D स्ट्रक्चर मैंने बनाने के ट्राई करेंगे इस प्रकार से, तो ये बनेगा। इसका नेम है प्रिज्मेन। हाँ, इसका नेम आपको याद होना चाहिए या ना होना चाहिए वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका नेम। सो उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? सबसे पहले फॉर्मूला वाइज पहले मेथड 1, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? दैट इज़ 1, एक ये फेस 2, एक इसके पीछे 3, एक नीचे 4, एक और ट्रायंगल 5। तो फेसेस है नंबर ऑफ फेसेस दैट इज, तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस की मैं बात कर रहा था, तो कुल मिला के इसमें 5 फेसेस है, तो नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 5 - 1 4 आ जाएगा। तो इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर सेकेंड और कन्वेंशनल मेथड क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, वो सब जुड़े हुए हैं। C6। हाइड्रोजन कितने हैं? इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने, यानी एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के देखिए 1 2 3 बॉन्ड्स बने, यानी इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, और इसमें भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। तो C6H6 बेंजीन का टाइप का फॉर्मूला हो गया, और बेंजीन का डी होता है 4, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अब C6H6 को हमको बनाना है C6H14। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने रिक्वायर्ड होंगे? एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप 2-2 सेकंड में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। इस क्वेश्चन को भी, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, इसको भी आप बहुत जल्द कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा? दैट इज़ 14 - 6, 14 - 6/2, दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4। तो 4 आ जाएगा प्रिज्मेन के लिए। अब आगे देखते हैं, दैट इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, PHOCS3। इसको बेंजीन OCS3 लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं PHOCS3। एक हाइड्रोजन हटा के हमने OCS3 ग्रुप लगा दिया। तो इसको क्या है, इसका नाम क्या है? इसका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीसोल। क्या नाम है इसका? एनीसोल। इसका ड्यू निकालना है, तो कुछ खास तो हमने किया ही नहीं, बेंजीन का जितना ड्यू था वही आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो ड्यू में बता रहा था, ड्यू से पहले बता रहा था, उसका काम आएगा। ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है। सो सबसे पहले इसका आंसर 16 नहीं होगा। इसका आंसर 16 नहीं होगा। आप लोग खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। मैंने इसके लिए बताया था डी यू से पहले, जब मैं डिग्री बता रहा था, डिग्री ऑफ एटम, तो उसमें मैंने इसका थोड़ा डिस्कशन किया था। जब मैं डिग्री निकाल रहा था तो किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके लिखना है, कुछ देर पहले ही। आई होप सो आपने ट्राई किया होगा। अब आप सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने बोला था एक रिंग को बेंजीन बना दो, हमने इस रिंग को बेंजीन, आप इस रिंग को भी बना सकते हो बेंजीन, आप किसी भी रिंग को बेंजीन बना सकते हो। बाय द वे, बीच वाली रिंग को हम प्रेफर नहीं करते बेंजीन बनाना, क्योंकि फिर दिक्कत ज़्यादा आती है बनाने में आपको बेंजीन में। तो हमने इस रिंग को बेंजीन बनाया, तो अब ना ये कार्बन ना ये कार्बन, अब 1 2 3 4 इतने से एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब ना ये कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है ना ये, तो ये और ये 3 कार्बन बचते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक का डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब कितने इसमें बचे कार्बन? 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन बचे, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड और यहाँ एक डबल बॉन्ड। तो कुल मिला के कितने डबल बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड्स हो गए, और 1 2 3 4, 4 रिंग हो गई। क्या हो गया? 8 पाई बॉन्ड हो गए और 4 रिंग हो गई। तो इसका डी यू आ जाएगा
12। अब और देखते हैं इसी बारे में कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। So the next question is question number 8, that is C2CN4। C2CN4 कैसे करेंगे? C डबल बॉन्ड C, CN, 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 CN। NC अलग होता है, वो आइसोनाइट्राइल होता है, ये होता है नाइट्राइल। अभी के लिए इसको अगर हम साइनो भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट एज अगर सफिक्स यूज़ होगा तो नाइट्राइल, प्रीफिक्स यूज़ होगा तो साइनो। बट इसकी बाद हम बात करेंगे, जब फंक्शन ग्रुप की बातें करेंगे तो उसमें नेमिंग भी थोड़ा देख लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लेंगे C2CN4, ठीक है। अब इसका DU बताइए, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से देखिए DU कितना आएगा। आई होप सो आपने करके देख लिया होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ जाएगा। इसका 2, इसका 2, इन दोनों का 2 2 तो 4, और इसका 1, 4 5 6 7 8 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। C12H10O2F2Cl2N2 फॉर्मूला लगाएंगे। जब मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हो तो फॉर्मूला लगा के आप जल्दी कर सकते हैं। दैट इज C+1 माइनस H प्लस हेलोजन्स कितने हैं 4, माइनस नाइट्रोजन कितने हैं 2/2, 14 माइनस 2 12, 12/2 6, तो DO आ जाएगा 13 माइनस 6 दैट इज 7। कैलकुलेशंस तो आपको देखनी पड़ेंगी। 7 आ जाएगा DO। अब आगे के सवाल आपके होमवर्क सवाल होंगे, सो मैं नोट कर देता हूँ कौन कौन से सवाल है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन सवालों को ट्राई करिएगा। इनका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क स्टार्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आपके? सबसे पहले एस्पिरिन का आपको निकालना है DU, फिर उसके बाद विंडोवेन का DU निकालना है, फिर ये कंपाउंड है एंथ्रासीन का DU निकालना है, फिर उसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, हाँ, दैट इज ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। अल्केन और साइक्लोएल्केन दोनों बनाने हैं जिसमें लीस्ट मॉलिकुलर मास हो और उसमें केवल यही सब कार्बन्स हो। 1 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री कार्बन हो, 1 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन हो, 1 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन हो। अब आते हैं 14 क्वेश्चन फोकस करते हैं। 14 क्वेश्चन में एक ये कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको DU बताना है। 15 क्वेश्चन में इस कंपाउंड का आपको DU बताना है। 16 में दैट इज ग्लूकोज C6H12O6, इसका DU बताना है आपको। 17th क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम, ऑस्मियम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है B में और C में। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको DU बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको DU बनाना है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको DU बताना है। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको DU बताना है। इस पार्ट का DU वैसे 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट का DU 2 ही होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन बताना है आपको, 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे इसमें, और DU बताना है। pH भी यही जो फिनाइल ग्रुप लगा रखा है, इसी तरह से यहाँ भी दोनों ग्रुप हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपको DU बताना है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको DU बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको DU बताना है, क्वेश्चन नंबर 26 में DU बताना है, क्वेश्चन नंबर 28 में DU बताना है, क्योंकि 27 इधर है। इसमें बताना है कि ऑड DU किसका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपको DU बताना है। 30 का A इसमें DU बताना है, और 30 के B पार्ट में आपको बताना है कि इवन नंबर ऑफ DU किसका है, इसमें DU इवन किसका है। सो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 सैलॉल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन पहले ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 बेंजोइक एसिड PHCOOH। इसके बाद आता है मैच द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शंस मैच करने हैं। सबसे पहला कंपाउंड दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है, दैट इज फेनेंथ्रासीन। फेनेंथ्रासीन का कंपाउंड दे रखा है। अब आपको इससे मैचिंग करना है। पहले देखिए होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर उसके बाद इवन नंबर ऑफ DU किसका है, इवन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस में है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, और
ऑड नंबर ऑफ डीबी किसका है? तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है मेन चेन में, और सब्स्टिट्यूएंट में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। उसके बाद अगर आपको होमोसाइक्लिक कंपाउंड लिखना है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है मेन चेन में, और हेट्रो एटम हो सकता है साइड चेन में। दैट इज बी और डी, आपका बी और सी माफ कीजिएगा, हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपको मैचिंग करनी है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में एक मिस्टेक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक और है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 एकदम सिमिलर क्वेश्चन हमने भी क्लास नोट्स में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं, चारों का नेम एनसीईआरटी में गिवन है। तो आपको नेम याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है नेम और आपकी सिलेबस में नहीं है ये नेमिंग। सो पहला है वेन टू बेंजएंथ्रासीन, दूसरा है आपका 44 क्वेश्चन है 3 मिथाइल कोल एंथ्रासीन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है 1 2 बेंजपायरीन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है 9 10 डाई मिथाइल 1 2 बेंजएंथ्रासीन। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है नोरिथिंड्रोन, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में है। नोरिथिंड्रोन के बाद आता है आपका नोवेस्ट्रॉल। नोवेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में है, पेंसिलिन का भी और क्लोरामफेनिकोल का भी। पेंसिलिन और क्लोरामफेनिकोल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें क्या आ चुका है, इन दोनों में सिमिलर क्वेश्चन आया है कि इसमें असिमेट्रिक कार्बन कितने हैं बताएंगे। जब हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन दोनों के क्वेश्चंस भी देखेंगे जेईई मेंस का। इसके बाद आता है हाउसेन। हाउसेन का स्ट्रक्चर आप गूगल से देख लीजिएगा, और चर्चेन का स्ट्रक्चर आप गूगल से देखिएगा। उसके बाद आपको उसका डीयू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर्स हैं और 3D स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही इशू होते हैं। मे बी आपको समझ ना आए, इसलिए मैंने लिख दिया है कि आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और वहाँ से डीयू कैलकुलेट करके चेक करिएगा। नेक्स्ट ये कंपाउंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितनी रिंग बन रही है, रिंग का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिंग की दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56 में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, कोकेन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, फिर आप गूगल करके वहाँ से आप देख लीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड और स्टाइरिनिस, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ढूंढना आपका होमवर्क है। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, इस पर 2-3 बार स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो आप स्ट्रक्चर 2-3 बार बनाएंगे, एक बार आप ढूंढ के बनाएंगे, उसके बाद 2-3 बार आप और ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर याद होगा और उससे ही काम बन पाएगा, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर पे बेस क्वेश्चन आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको स्ट्रक्चर दोनों याद होने चाहिए। फिर उसके बाद इस कंपाउंड का आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 60 बताना है, क्वेश्चन नंबर 61 बताना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। और फिर लास्ट में आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आराम से देखिएगा। एक भी गलती और आपका क्वेश्चन गलत होगा सीधे। इसका डिस्कशन में भी 2 मिनट तक तो लगेंगे ही। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। जनरल फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में ही कर पाएंगे, इससे सोचा तो था आज के लेक्चर में करें, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो चलते हैं, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसके डिस्कशन में। बाय। और हाँ, एक बात और, पिछले लेक्चर का डिस्कशन मैं अलग से अपलोड कर दिया हूँ, सो आप वहाँ पे होमवर्क डिस्कशन लेक्चर आएगा, होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 1, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।